सम्राट अशोक के अभिलेखों से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेष करके सम्राट अशोक द्वारा जो 14 शासनादेश जारी किए गए थे, जो कि 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं, तो इनके संबंध में पूछा जाता है। तो हम लोग जो है आज इन्हीं 14 शासनादेश, जिसको चतुर्दश वृहद शिलालेख भी बोला जाता है, जो कि भारत तथा पाकिस्तान के 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है, तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिएगा, अशोक के जो अभिलेख हैं उसको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है ना, वृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, इस टाइप से। तो जो 14 वृहद शिलालेख है, जिनको नाम दिया जाता है चतुर्दश वृहद शिलालेख, चतुर्दश मतलब होता है 14, ये क्या लगा रहा हूं मैं, चतुर्दश वृहद शिलालेख मतलब 14 वृहद शिलालेख। तो देखिएगा, ये जो चतुर्दश वृहद शिलालेख है ना, ये अशोक के 14 आदेश हैं। अशोक के जो धम्म था, उसने अपनी प्रजा को जो भी आदेश जारी किए, एक राजा होने के नाते राजकीय आदेश बोल सकते हैं, धम्म के लिए आदेश हम बोल सकते हैं। तो उसने जो आज्ञा पत्र, ये अशोक का जो चतुर्दश वृहद शिलालेख है ना, इसमें जो 8 अलग अलग स्थानों से मिला है, जैसे कि सोपारा हो गया, मानसेहरा हो गया, शाहबाजगढ़ी हो गया, कालसी हो गया, धौली, जौगढ़। तो इन 8 स्थानों से जो 8 अलग अलग वृहद शिलालेख मिला है बड़े आकार का, तो हर एक शिलालेख में ना ये जो 14 इसके जो आदेश थे, 14 प्रज्ञा पत्र इसको बोला जाता है, प्रज्ञा पत्र, शासनादेश इसको बोला जाता है, शासनादेश, तो ये बोला जाता है। तो ये अशोक के जो 14 प्रज्ञा पत्र थे या फिर 14 शासनादेश थे, तो ये जो है भारत के अशोक के साम्राज्य के विभिन्न 8 स्थानों पर स्थापित किए गए रहे होंगे, या फिर उससे भी अधिक स्थानों पर किए गए रहे होंगे, लेकिन अभी हमको सिर्फ 8 ही मिला है। तो हर एक शिलालेख में ना, हर एक अभिलेख में ये जो 14 शासनादेश हैं वो लिखे हुए होते थे। और 14 शासनादेश क्या होते थे, पहले हम लोग ये जान लेते हैं। इसके जो 14 आदेश है, 14 शासनादेश है, तो 14 शासनादेश में जो प्रथम आदेश इसका है, जो प्रथम आज्ञा है, वो है पशु बलि की निंदा। जो प्रथम आदेश है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। जो 14 प्रज्ञा पत्र है ना, जो 14 शासनादेश है, तो उसमें से जो पहला नंबर वाला है, उसमें सम्राट अशोक द्वारा पशु बलि की निंदा की गई है, और उसमें काफी कुछ लिखा गया है। देखो, ये जो 14 शासनादेश है, ऐसा नहीं है कि एक एक लाइन का, बहुत बड़ा बड़ा है, एक एक पैराग्राफ है। अगर आप कोई छोटा पुस्तक में देखोगे ना, तो लगभग इतना बड़ा बड़ा होगा, इतना बड़ा, या फिर इससे बड़ा भी होगा। जो नॉर्मल फॉन्ट में जो लिखा हुआ होगा उसको मैं बोल रहा हूं। तो पहले वाले आदेश में पशु बलि की निंदा की गई है। उसमें यह भी लिखा गया है कि अशोक जो है खुद अपने शाही महल में, जो उसका जो शाही रसोई था, वहां पर उसने मांस मतलब जो जानवर है उसको काटना बंद करवा दिया गया है। सिर्फ 3 कटते हैं, 2 मोर 1 हिरण, ऐसा लिखा गया है। बाद में बोला गया है कि धीरे धीरे इसको भी समाप्त कर दिया गया। तो ये उसमें लिखा गया है, पशु बलि की निंदा। पहला वाला जो आदेश है, पशु बलि की निंदा, बस इतना आप लोग याद रखेंगे, काफी है। दूसरा जो आदेश है वो है मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था करने की बात कहा गया। मतलब कि मानव हो अथवा पशु, इन दोनों के ही चिकित्सा व्यवस्था की जा रही है। ये सारा कुछ उल्लेख जो है दूसरे आदेश में किया गया है अशोक द्वारा, क्योंकि अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और उसके बाद वो जो है काफी मतलब धार्मिक रूप से काफी सहिष्णु हो गया था, अहिंसावादी नीति को उसने अपनाया था। तो मनुष्यों के साथ साथ उसने जो है पशुओं की भी चिकित्सा की व्यवस्था कर रखी थी। और इसने जो है अपने शासनादेश, या फिर कहें अपने राजलेख भी इसको बोल सकते हैं ना, तो उसके दूसरे पॉइंट में, ये ऐसे ही आपको सीरियल से याद रखना है, पहला पशु बलि की निंदा, दूसरा का जो क्या कहते हैं, मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था। मान लो ये कोई चट्टान है, ऐसा बनाते हैं चट्टान, ऐसा, ये कोई चट्टान है, तो इसमें जो है अशोक अपने इन सभी 14 लेखों को लिखवाएगा। ये हो गया पहला आपका पशु बलि की निंदा, वो पूरा ऐसे होगा, ये पूरा ऐसे। दूसरा होगा उसमें मानव और पशु दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था की जा रही है। फिर
फिर चौथा, इस टाइप से। तो इस टाइप से टोटल जो है 14 उसके जो आदेश हैं वो भारत के अलग अलग 8 स्थानों से हमें प्राप्त हुआ है। इसी टाइप का सेम यही मैटर जो अभी मैं बता रहा हूं ना, जो मैंने 2 बताया, पहला पशु बलि की निंदा, दूसरा क्या बताया मैंने, मानव और पशु की चिकित्सा की व्यवस्था। तो यही मैटर जो है भारत ही बोलूंगा मैं, क्योंकि पाकिस्तान उस समय भारत का ही अंग था। बाद में वो तो बना ना, लगभग 70-75 वर्ष पहले ही तो पाकिस्तान का अस्तित्व हुआ है। तो भारत के 8 विभिन्न स्थानों से इसी टाइप का ये जो सेम मैटर है ना, यही चीज लिखा वाला अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो दूसरा हम लोगों ने देखा, तीसरा जो आदेश है इसके राजकीय अधिकारियों के लिए आदेश है। तो राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया है कि वे हर 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। तो अशोक ने जो है अपने राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो हर 5 वर्ष में अपने अपने क्षेत्र के दौरे पर जाएं। देखो ये जो 8 जो स्थान से इस टाइप के शिलालेख मिले हैं, कहां कहां मिला है पहले मैं वो आपको बता देता हूं, क्या तब ज्यादा सुटेबल रहेगा। भारत का अगर मैं नक्शा बनाता हूं, माफी चाहूंगा अगर ढंग से ना बने तो ये मान लो हमारा प्यारा भारत है, उस टाइम के हिसाब से बनाते हैं। चलिए ये ऐसे पाकिस्तान पूरा, अफगानिस्तान तक तो था, ये हो गया आपका गुजरात, ये पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान सब ले लेते हैं। चलिए आप लोग समझ रहे होंगे, ये भारत है अभी का भारत, कुछ इस टाइप से। और इसको भी ले लेते हैं, बांग्लादेश भी तो अपना ही था ना, ऐसे ये पूरा यहां समझ जाओ आपका छोटा सा बांग्लादेश। तो देखिएगा कहां कहां से मिला है, एक यहां पर है उत्तराखंड कालसी, एक यहां से मिला है मानसेहरा, यहां कहीं पर है आपका शाहबाजगढ़ी, यहां पर है आपका उड़ीसा में धौली और जौगढ़, यहां पर है आपका जूनागढ़ या गिरनार, यहां पर है महाराष्ट्र में सोपारा, यहां पर है एर्रगुड़ी। टोटल 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन 8 विभिन्न स्थानों से इसी टाइप का लेख प्राप्त हुआ। ये जो 14 आदेश हैं, मतलब देखिएगा जो अशोक का जो साम्राज्य था इतना बड़ा था, ये लगभग पूरा जो है अशोक का साम्राज्य था। अब इस तरफ एक प्रांत है, ये एक प्रांत हो गया मान लो, तो इस तरफ के लोगों के लिए यहां पर उसने एक गढ़वा दिया, यहां के लोगों के लिए यहां गढ़वा दिया, यहां के लोगों के लिए यहां गढ़वा दिया, यहां के लोगों के लिए यहां गढ़वा दिया, इधर वालों के लिए इधर गढ़वा दिया, गुजरात वालों के लिए इधर गढ़वा दिया। सेम वही मैटर, एक ही चीज, जो 8 स्थानों से जो अभिलेख मिले हैं ना, उसमें एक ही मैटर था। जो 14 जो अभी मैं बताने वाला हूं, वही 14 चीजें जो हैं इन 8 स्थानों से मिला है इसी टाइप के शिलाखंडों पर। तो 8 जो ये जो 14 जो लेख है ना, वो काफी बड़े बड़े लेख हैं। मैं यहां शॉर्ट में बताऊंगा आप लोगों को, काफी बड़े बड़े लेख हैं। तो आप लोग अगर मैं यहां भी अगर लिखना चाहूं ना इस बोर्ड में, ये पूरा नहीं होगा, इसमें भी नहीं आएगा। इस बोर्ड से भी काफी बड़े बड़े चट्टानों पर लिखे गए थे, काफी वृहद आकार में, इसीलिए इनको बोला जाता है वृहद शिलालेख। तो इस तरह के 8 शिलालेख हमको मिलते हैं भारत के 8 विभिन्न स्थानों से। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा वो पाकिस्तान में है, बाकी जो 6 है वो हमारे भारत में, वर्तमान समय के भारत में। जबकि उस टाइम पे सोचो पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर पूरा बांग्लादेश, ये सब कुछ अपना ही था, सब कुछ अपना था। लेकिन अब देखिएगा भारत कैसे खंडित होता चला गया। तो हम लोग अब आते हैं वापस अपने शासनादेश पर। तो देखिएगा पहला मैंने बताया पशु बलि की निंदा, दूसरा बताया मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था, तीसरा क्या बताया मैंने कि जो राजकीय अधिकारी हैं वो प्रत्येक 5 वर्ष में अपने अपने क्षेत्र के दौरे पर जाएंगे। मतलब जो एर्रगुड़ी वाला है यहाँ आंध्र प्रदेश, तो वो अपने क्षेत्र में दौरे पर जाएगा, गांव गांव सारे क्षेत्रों में। महाराष्ट्र वाला अपने क्षेत्र में जाएगा, सोपारा। गुजरात में जो गिरनार है, गिरनार या जूनागढ़, वो अपने क्षेत्र में जाएगा भ्रमण करने के लिए। तो ये इस शासनादेश में लिखा हुआ था तीसरे नंबर में कि हर पदाधिकारी को अपने अपने क्षेत्र का दौरा करना है। एक सीधा सीधा आदेश था। अब उस जमाने में भाई पेपर वेपर तो था नहीं कि ऐसे पेपर में गजट प्रकाशित हो जाएगा कि पदाधिकारियों को ये आदेश दिया जा रहा है, वो आदेश दिया जा रहा है, ऐसा कोई चीज था नहीं। तो यही चीज था, जैसे अभी मोदी जी
मान लो उस जमाने में अगर मोदी जी होते, या फिर मान लो आज के जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं होती, समाचार पत्र नहीं होता, तो मोदी जी को जो काम कर रहे हैं, जैसे कि नोटबंदी हो गया, जीएसटी हो गया, धारा 370 को हटाना हो गया, या फिर आपका राम मंदिर ले लो, या फिर कोई सा भी चीज ले लो, तो ये कैसे करते, ये सारे आदेश ऐसे ही जारी करवा देते कि आज से जो है 500 और 1000 का नोट जो है लीगल नहीं है, आज से जीएसटी लागू हो रहा है, आज से जो है धारा 370 हट रहा है, राम मंदिर, तो ये कैसे इस टाइप से लिखवाते। तो ये उस जमाने में होता था। हाँ, तो तीसरा हम लोग देख रहे थे कि राजकीय अधिकारियों को प्रत्येक 5 वर्ष में दौरे पर जाना है। इसी तीसरे आदेश में और भी बातें कही गई थी कि मतलब जो तीसरा आदेश है ना, उसमें एक तो बोला गया राजकीय पदाधिकारियों को प्रत्येक 5 वर्ष में दौरे पर जाना है। इसके अलावा इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख दिया हुआ था। अशोक जो है धर्म के मामले में क्या सोचता है, उन सब चीजों के बारे में भी इसमें उल्लेख किया गया था। इसके बाद अशोक ने अल्पव्यय एवं बचत के धम्म का अंग माना है। इसी तीसरे लेख में, जो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, जो तीसरा लेख है उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, आपका जो प्रत्येक 5 वर्ष में अधिकारियों को दौरे पर जाना है, अशोक के कुछ धार्मिक नियम उसमें दिए हुए हैं, धार्मिक विचार उसमें दिए हुए हैं, और उसमें क्या दिया हुआ है, इसके अलावा जो बचत और क्या दिया है, बचत, अल्पव्यय एवं बचत को धम्म का अंग माना गया है। अशोक का जो धम्म है वो एक तरह से जो सुविचार टाइप का होता है ना, एक जो मानव को सदाचार टाइप का जीवन व्यतीत करना है, वही अशोक का धम्म था। तो ये तीसरे नंबर में देखो, ये सब पूछा जाता है कि अशोक का जो 14 लेख है उनमें से पहले नंबर में क्या है, दूसरे नंबर में क्या है, तीसरे नंबर में क्या है, ऐसा पूछा जाता है। कई बार तो सीधा 4-5 दे देगा, इसको क्रम से जमाओ बोलेगा, तो आपको क्रम याद रखना है। फिर से मैं बता देता हूं, पहला पशु बलि की निंदा, पहला पशु बलि की निंदा, दूसरा मानव और पशु दोनों की चिकित्सा का व्यवस्था, तीसरे में अधिकारियों को प्रत्येक 5 वर्ष में अपने क्षेत्रों का दौरा करना, साथ ही साथ अल्पव्यय और बचत की भी बात कही गई है तीसरे लेख में, और साथ ही साथ अशोक के कुछ धार्मिक नियम भी दिए हुए हैं तीसरे वाले लेख में। उसके बाद देखिएगा चौथे नंबर में धर्म से संबंधित शेष नियमों का उल्लेख किया गया है। यह हो गया आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चौथे नंबर में धर्म के संबंध में शेष नियम दिए हुए हैं। पहले जो तीसरे वाले में उसमें धर्म के संबंध में कुछ नियम, और बचे कुछ नियम जो है चौथे पॉइंट में दिया गया है। इसके बाद 5वें नंबर में है धम्म महामात्रों के नियुक्ति के विषय में जानकारी दी गई। काफी बार पूछा गया है धम्म महामात्र। धम्म महामात्र अशोक का जो धम्म था उसको सुचारू रूप से लागू करवाने के लिए, सही रूप से वो चल रहा है या नहीं, उस चीज के लिए अशोक ने जो है धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। और इस बात का उल्लेख हमको कहां मिलता है, अशोक के जो ये वृहत शिलालेख मिले हैं, 8 वृहत शिलालेख, तो उन 8 शिलालेख के 5वें नंबर, जो शिलालेख में जो पॉइंट बना बना के जो 14 चीजें लिखी गई है, तो 5वें नंबर में लिखा गया है धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जा रही है। तो ये बस इतना ही नहीं लिखा गया है, और भी बहुत कुछ लिखा गया है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना है। 5वां पॉइंट धम्म महामात्रों की नियुक्ति। अब बात करते हैं 6वें पॉइंट की। 6वें पॉइंट में आम नियंत्रण, प्रजा की समस्त जानकारी। देखो क्या है कि जो 6वां पॉइंट है, 5वां के बाद 6वां आएगा, तो जो 6वें नंबर में है उसमें क्या लिखा गया है कि जो सम्राट है, मतलब अशोक सम्राट है, तो उसने ये लिखा है कि सम्राट को प्रत्येक समय, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, चाहे वो खाना खा रहा है, चाहे वो नहा रहा है, चाहे वो कुछ गेम खेल रहा है, चाहे वो किसी से बातें कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, सो रहा है, कुछ भी कर रहा हो, हर समय उसको प्रजा के विषय में अगर कोई जानकारी उसको देने वाला है तो वो उसको लेना चाहिए। मतलब कि एक सम्राट को अपने प्रजा के विषय में सभी जानकारियां होनी है, और हर समय वो जो है प्रजा की जानकारी लेता रहे। तो ये चीज बोला गया। और अशोक के समय में ना पूरा मौर्य साम्राज्य में जो गुप्तचर होते थे, जिनको गुण पुरुष कहा जाता था, तो वो सीधे राजा को कांटेक्ट करते थे, राजा के कांटेक्ट में होते थे। कोई भी खबर कहीं भी, मान लो यहां सोपारा में कोई घटना घटित हुआ, तो वो खबर भी यहां पर, मगध यहां कहीं था ना, मगध यहां होगा आपका, मगध ये बहुत बड़ा हो गया, तो मगध यहां कहीं था, पाटलिपुत्र, तो उसको यहां की खबर भी यहां पर मिल जाती थी। मतलब इनका जो जासूस वाली जो प्रणाली थी वो काफी मजबूत थी। तो ये बोलता है कि राजा को जो है हर समय प्रजा के विषय में जानकारी मिलती रहनी चाहिए, और गुण पुरुषों को ये आदेश था कि मैं कुछ भी करता रहूं, मुझे जो है जानकारी दो। तो ये 6वें नंबर में कहा गया है। इसके बाद देखिएगा
7 और 8 में ना अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। मतलब कि 7वें पॉइंट में अशोक के तीर्थ यात्रा और उसके बाद 8वें पॉइंट में बाकी बचे हुए तीर्थ यात्रा। अशोक ने जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी स्थल हैं, गौतम बुद्ध जी से संबंधित, उनकी यात्रा की थी। तो उन यात्राओं का वर्णन हमको कहां से मिलता है? 7वें और 8वें पॉइंट से। तो ये शिला को थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं, मतलब ये जो शिलाखंड है, शिलालेख, इसको बड़ा कर लेते हैं। ये मान लो आपका एक बड़ा सा चट्टान है। तो पहले नंबर में पशु बलि, दूसरे नंबर में मानव और पशु की चिकित्सा, तीसरे नंबर में क्या था? 5 वर्ष में आपके जो अधिकारी हैं वो यात्रा पर जाएंगे, दौरा पर जाएंगे। चौथे नंबर में क्या था, मैं भूल गया। चौथे नंबर में क्या दिया हुआ है, आपको रिवीजन भी हो जाएगा। धर्म के संबंध में शेष नियम दिए हुए हैं ना चौथे नंबर में। उसके बाद 5वें नंबर में धम्म महामात्र। 5वें नंबर में क्या दिया हुआ है? धम्म महामात्र। 6ठे नंबर में क्या दिया हुआ है? तो 6ठे नंबर में आपका दिया हुआ है अशोक जो सम्राट है उसको पल पल हर समय जो है अपनी प्रजा के विषय में जानकारी मिलनी चाहिए। इसके बाद 7वां और 8वां, इन दोनों में अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। तो ये 8 हो गया। 7 और 8 तीर्थ यात्राओं का उल्लेख। सीधा सीधा पूछा जाता है कि अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किस लेख में दिया हुआ है? इसको लेख बोला जाता है। पहला लेख, दूसरा लेख, तीसरा लेख, 14वां लेख, 5वां लेख, इस टाइप से। इस बात 9वां हम लोग देखते हैं। 9वें में दिया हुआ है कि ये ना 9वें नंबर में एक सदाचार टाइप की बातें कही गई है, सच्चे शिष्टाचार, सच्चे भेंट, इस टाइप की चीज। मतलब इसमें ये बोलता है सच्चे भेंट व सच्चे शिष्टाचार। इससे क्या मतलब है कि व्यक्ति को ना आप कोई उपहार दे रहे हो तो वो उसके काम का होना चाहिए। शिष्टाचार, व्यक्ति को जो है शिष्ट व्यवहार करना चाहिए, अभद्र व्यवहार किसी के साथ नहीं करना चाहिए, चाहे अपने माता पिता हो, चाहे अपने भाई बहन हो, चाहे अपने कनिष्ठ हो, अपने नौकर हो, अपने मित्र हो, कोई भी हो, सबके साथ जो है अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। ये जो है बोला गया है। इसके अलावा इसमें जन्म, विवाह आदि के अवसरों पर होने वाले समारोहों की निंदा की गई है। सीधा पूछा जाता है कि अशोक के किस लेख में जन्म, विवाह आदि के अवसरों पर होने वाले समारोह की निंदा की गई है, और इस पर ना रोक लगाने का भी उसने बात किया गया है कि इसको जो है समाप्त करना चाहिए। इसके अलावा इसने धम्म पर बल दिया है, इसका जो धम्म था इस पर बल दिया है। तो ये तमाम चीजें किसमें है? 9वें नंबर में। ये तमाम चीजें, जन्मोत्सव, विवाह, इन सब पर होने वाले खर्च की निंदा इसने 9वें नंबर में की है। साथ ही साथ शिष्ट मतलब सच्चे भेंट और सच्चे शिष्टाचार 9वें नंबर में। बात करते हैं 10वें लेख की। 10वें लेख में राजा व अधिकारी हर क्षण प्रजा के हित के बारे में ही सोचे। 10वें नंबर में क्या बोलता है? 10वें नंबर में कि राजा और जो अधिकारी हैं वो प्रत्येक समय, हर क्षण प्रजा के हित के बारे में सोचे। चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, चाहे वो ड्यूटी में हो या ड्यूटी में ना हो, हर समय उनके दिमाग में चलते रहना चाहिए कि प्रजा को किस तरह से और सुखी रखा जाए। तो ये चीज इसने 10वें नंबर में लिखवाया है। उसके बाद देखिएगा 11वें नंबर में। 11वें नंबर में धम्म के वरदान को सर्वोत्कृष्ट बताया गया है। 11वां नंबर जो है उसमें धम्म, इसका जो धम्म है ना, धम्म के सिद्धांत को सर्वोत्कृष्ट बताया है 11वें नंबर में। सीधा पूछ देता है, ध्यान रखना। इसके बाद 12वें नंबर में सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 12वां नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। सभी प्रकार के विचार, मतलब इसमें अशोक ये बोलता है कि जितने भी धर्म हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, सबका सम्मान करना चाहिए। इसीलिए आप लोग देखिएगा कि जो अशोक है ना, वो भले ही बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म को अपना लिया, लेकिन इसके बावजूद भी उसके समय में जैन धर्म भी फला फूला, ब्राह्मण धर्म को भी कोई उतना नुकसान नहीं हुआ। हाँ, ये बात है कि बौद्ध धर्म उस समय ज्यादा विकसित हुआ, क्योंकि राजा जो कि पूरे भारत में वो रूल कर रहा है और वो जो है बौद्ध धर्म को सपोर्ट कर रहा है, तो बौद्ध धर्म कहीं ना कहीं इस दौर में काफी फला फूला। लेकिन दूसरे धर्मों को भी फलने फूलने का समान अवसर मिला, क्योंकि अशोक जो है सभी धर्मों का सम्मान करता था। कहां से पता चलता है? अशोक के जो वृहत शिलालेख हैं उसके 12वें लेख में। इसके बाद इसी में ये जो 12वां लेख है, इसी में धम्म महामात्रों के साथ क्षत्रों और ब्रज भूमिकों नामक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। मैं लिख देता हूं, ये बड़ा सा कठिन टाइप का नाम है, ब्रज भूमिक। इस तरफ लिखें क्या? चलो यहां लिख देते हैं, ब्रज भूमिक, मतलब धम्म महामात्र, इसके अलावा ब्रज भूमिक,
ये एक अधिकारी होता था ब्रजभूमिक सहय हयक्षु। ये पता नहीं आप याद रख पाओगे या नहीं, मैं खुद याद नहीं रख पा रहा हूं। सहय यहक्षु। तो ये दो अधिकारी हैं जिनका जिक्र हमको कहां से मिलता है, 12वें लेख में मिलता है। सहय यहक्षु, तो ये 12वें नंबर में इसका उल्लेख मिलता है। इसको थोड़ा सा ये कर लो, सहय हयक्षु। तो ये जो है कहां से मिलता है, 12वें लेख में, इन दोनों अधिकारियों का नाम धम महामात्र के अलावा। इसके बाद हम लोग इसी लेख में, ये जो 12वां लेख है, इसी में ना कुछ शासकों का जिक्र मिलता है। 12वें लेख में ही कुछ शासकों का जिक्र मिलता है, जिसमें यूनान के राजा का जिक्र मिलता है, एंटीयोकस। यूनान के राजा थे एंटीयोकस, तो उसका भी जिक्र इसी में मिलता है, एंटीयोकस। 12वें शिलालेख में एंटीयोकस कहां का राजा था, यूनान का राजा था। इसके अलावा यूनान के जो पड़ोसी देश थे ना, उसमें आपका हो गया टॉलमी, एंटीगोनस, मगस और अलेक्जेंडर। टॉलमी, एंटीगोगस लिख देते हैं, भारत के नक्शे को फिलहाल साफ कर देते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, मैं छोटा रखूंगा सोच रहा था। टॉलमी, एंटीगोगस कैसे बुलाते रहे होंगे, एंटीगोगस। उसके बाद है मगस, अलेक्जेंडर तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये मगज, एंटीगोगस, इसकी मम्मी कैसे बुलाती रही होगी एंटीगोगस को, अलेक्जेंडर। तो इनका उल्लेख कहां मिलता है, इस 12वें लेख में। अलेक्जेंडर वो सिकंदर वाला अलेक्जेंडर नहीं है, ये बाद में और एक अलेक्जेंडर हुआ था। इनके अलावा, इन राजाओं के अलावा दक्षिण के चोल, पांड्य और श्रीलंका का उल्लेख मिलता है। ये पूछा भी गया है कि किस शिलालेख में, तो अशोक के जो 14 बृहद लेख है ना, तो उनमें 12वें नंबर के लेख में चोल, पांड्य और श्रीलंका का उल्लेख मिलता है। किन किन का, चोल, पांड्य और श्रीलंका, तो इनका उल्लेख मिलता है। इसके बाद यूनानियों के भी, अच्छा यूनानी तो मैंने बता दिया, तो ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। चोल, पांड्य और श्रीलंका का उल्लेख भी 12वें नंबर के लेख में मिलता है। इसके बाद है 13वें नंबर का लेख, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया। ये आपका आ गया 13वें नंबर का लेख, 13वें नंबर का लेख। इसमें क्या दिया हुआ है, 13वें नंबर के लेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, साथ ही साथ अशोक के हृदय परिवर्तन का उल्लेख मिलता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध का उल्लेख किस लेख में मिलता है, तो कहां मिलता है भैया, तो इसी 13वें लेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख। उसके बाद अगला दिया हुआ है 14वां, तो 14वें नंबर में है जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। तो अशोक जो है 14वें नंबर के लेख में जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। तो इस तरह के जो शिलाखंड हैं भारत के 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं, और उसमें जो है यही 14 आदेश दिए हुए हैं, ये 14 आदेश। अच्छा, कुछ स्थानों में ना जो कुछ शिलालेख मिले हैं, उनमें ये जो 14 शिलालेख हैं, कुछ में तो एक ही शिलाखंड में लिखा गया है, एक ही पत्थर में, लेकिन कुछ हैं जिसमें छोटे छोटे, मान लो इतना बड़ा पत्थर नहीं मिला, तो वहां क्या किया गया है, ऐसे छोटे छोटे 2-3 पत्थर, यहां मतलब यहां पर आधा लिख दिया गया, यहां पर आधा पॉइंट, यहां पर आधा पॉइंट, तो ऐसा भी हुआ है। तो ये भी पूछा जाता है कि किस स्थान पर 2 शिलालेखों में या 3 शिलाखंडों में लिखा गया है ऐसे, लेकिन अधिकतर जगह में ना एक ही बड़े वाले शिलाखंड में ये पूरे जो 14 आदेश हैं ये लिखे गए हैं। अब देखिएगा, ये जो 14 आदेश मैंने अभी बताया, ये अशोक के साम्राज्य के हर व्यक्ति को जानना आवश्यक था। तो इसीलिए इन 14 प्रज्ञा पत्रों को या 14 शासनादेश को भारत के विभिन्न स्थानों में अशोक द्वारा स्थापित किया गया, और उनमें से 8 जो है हमको प्राप्त हुए हैं। तो भाई 8 कहां से प्राप्त हुए हैं मैंने बता दिया। अब उन 8 शिलालेखों को, मतलब वो जो 8 बृहद शिलालेख थे, उनको खोजने का श्रेय किसको जाता है, किसने प्राप्त किया था, कब प्राप्त किया था, तो ये भी पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं भैया पाकिस्तान के पेशावर में। तो पेशावर यहां से पेशावर में एक स्थान है जिसका नाम है आपका शहबाजगढ़ी।
पेशावर से जो लेख मिला है वृहत शिलालेख, अच्छा इसके अशोक के जो लेख मिले हैं ना, वो जिस स्थान से मिले हैं, जिस स्थान से, जिस गांव से मिले हैं, उस लेख को उस नाम से जाना जाता है। जैसे कि पेशावर, पेशावर में जो स्थान है शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी, तो ये जो शाहबाजगढ़ी है, यहीं से जो है अशोक का शिलालेख मिलता है। पेशावर पाकिस्तान में है ना। यूसुफ जई कबीलों का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अकबर के टाइम पर भी वहीं पर अब्दुल रहीम खान वहां बीरबल की हत्या हुई थी ना। यूसुफ जई कबीलों के लोगों ने विद्रोह कर दिया था और बीरबल उसका दमन करते हुए वहीं पर मारे जाते हैं। तो शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान में 2 शिलालेख मिले हैं, एक शाहबाजगढ़ी, दूसरा मानसेरा। तो शाहबाजगढ़ी कहां पर है? पेशावर के पास है शाहबाजगढ़ी। अब इसका खोज किसने किया था? तो जॉन कोर्ट ने। किसने खोजा था इसको? जनरल कोर्ट ने, माफी चाहूंगा, जनरल कोर्ट ने इसको खोजा था। कब खोजा था? तो 1836 में, 1836 में इसको खोजा था जनरल कोर्ट ने, 1836 में। लेकिन यहां पर ना जो जनरल कोर्ट था, इसने जिस शिलाखंड में अशोक के इन लेखों को खोजा था, ये वाला, उसमें ना 12वें नंबर का लेख नहीं था। ध्यान रखेंगे, उसमें ये जो 12वें नंबर का लेख है ना, ये जो 12वें नंबर का लेख है, ये उसमें नहीं था। 12वें नंबर में क्या दिया हुआ है? 12वें नंबर में आपका जो सभी प्रकार के विचारों का त्याग कर देना है, इस टाइप की बातें कही गई है ना। मतलब सभी प्रकार के विचारों को सम्मान देना चाहिए, मतलब अशोक के धर्म सहिष्णु होने की जानकारी जिसमें मिलती है 12वें नंबर में। तो वो चीज जो है इस वाले जो 1836 में जनरल कोर्ट द्वारा जो खोजा गया, उसमें ये वाला जो है ना नहीं दिया हुआ था। मतलब 11 के बाद सीधा 13वें नंबर का लेख दिया हुआ था। तो ये थोड़ा सा उस जमाने के पुरातत्वविदों को थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगा। लेकिन 1836 के काफी वर्षों बाद इसी शाहबाजगढ़ी में जिस चट्टान पर यह लेख खुदा हुआ था ना, 12वें नंबर का मिसिंग था, तो उसी चट्टान के आसपास एक और चट्टान मिलता है, अशोक का एक और लेख मिलता है जिसमें ये 12वें नंबर का लेख खुदा हुआ था। और इसको कब खोजा गया? तो 1889 में। कब खोजा गया? 1889 में खोजा गया था सर हेरल्ड डीन के द्वारा। सर हेरल्ड डीन। तो ये दोनों आपको याद रखना है। देखिएगा, मान लो कि ये जो चट्टान है, जो शिला है, वो छोटा पड़ गया होगा, या फिर ये हो सकता है कि जो शिलाखंड को खोदने वाले थे, जो यहां पर अभिलेख खोदने वाले जो कारीगर रहे होंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि अशोक खुद जाके वहां खुदाई करेगा, तो जो खुदाई करने वाले थे उस टाइम पे पत्थर पे लिखा जाता था ना। तो अभी तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, अशोक ऐसे लिख रहा हूं, लेकिन उस जमाने में ऐसे नहीं लिखा जाता था। कैसे लिखते थे? पत्थर पर खोद के, छैनी या थोड़े से खोद करके लिखा जाता था। तो हो सकता है कि जो अभिलेख तैयार करने वाले जो कारीगर रहे होंगे, जो भी रहे होंगे, तो उनसे ये 12वें नंबर का वाला छूट गया होगा। वो लोग जो है 11वें के बाद सीधा 13वें नंबर वाले को खोद दिए होंगे। अब 12वें नंबर को भी तो लिखना ही है, क्योंकि उस तरफ के लोगों को 12वें नंबर का भी जानना है कि भाई अशोक जो है सभी धर्म सभी संप्रदायों का सम्मान करता है। तो ये चीज बताना जरूरी है। तो क्या किया होगा? पास में कोई दूसरा चट्टान खोजा गया होगा, हाँ भाई इसमें लिख दो, तो उसको जो है 12वें नंबर वाले को दूसरे चट्टान में लिखा गया था, दूसरे शिलाखंड में, लेकिन वो भी उसी शाहबाजगढ़ी में है। तो पहले वाले जो बड़े वाले को 1836 में जनरल कोर्ट ने खोजा था, और बाद में ये जो 12वें नंबर वाले को सर हेरल्ड डीन ने 1889 में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम लोग देखते हैं मानसेहरा। मानसेहरा कहां से मिला है? तो पाकिस्तान के हजारा जिले से। हजारा जिला, ये पाकिस्तान का एक जिला है, हजारा जिला, ये आपका नाम हो गया। उसके बाद दूसरा ये मानसेहरा। अब मैं पहले ना क्या बोलते हैं अभिलेख का नाम लिखूंगा, बाद में स्थान का नाम। तो ये जो मानसेहरा है पाकिस्तान के हजारा जिले से प्राप्त हुआ है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि अशोक के कौन से अभिलेख पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं? तो एक तो शाहबाजगढ़ी और दूसरा जो है मानसेहरा जो है हजारा जिले से प्राप्त हुआ है। अब देखिएगा यहां पर क्या था, मानसेहरा में जो अभिलेख मिला है, ये जो 14 वाला, तो ये ना 3 शिलाखंडों में लिखा गया है। मतलब यहां पर कोई बड़ा चट्टान नहीं मिला होगा, बहुत बड़ा चट्टान नहीं मिला होगा। देखो इस तरह का जो शिलालेख तैयार करने के लिए ना एकदम सपाट वाला
चट्टान चाहिए होता था। और अशोक का जो मेटर था, ये जो पूरा जो शासनादेश था, ये काफी बड़ा था, काफी सारा था। अगर आप लोग भी अभी लिखने बैठोगे अपने कॉपी में तो काफी सारा पेज आपका फिल हो जाएगा इसको, अगर पूरा को अगर आप लिखोगे तो अब यहां पर कोई बड़ा चट्टान नहीं मिला होगा। तो यहां पर ना 3 चट्टानों पर, 3 शिलाखंडों पर ये 14 लेख लिखे गए हैं। तो जो पहला जो चट्टान है उसमें 1 से 8 तक लेख, मतलब यहां से लेकर के यहां तक पहले वाले शिलाखंड में लिखा गया है 1 से 8 तक। उसके बाद 9 से 12 मतलब ये 9 से लेकर के 12 तक ये जो है दूसरे वाले शिलाखंड में लिखा गया है। और इन दोनों शिलाखंडों को खोजा था कनिंघम ने। किसने खोजा था? कनिंघम। देखो जो कनिंघम है ना, ये एक अभियंता था, इंजीनियर, ये एक इंजीनियर था कनिंघम, और इतिहासविद भी था। तो इसने काफी कुछ किया है भारत के पुरातत्व के लिए, भारत के इतिहास के लिए। यदा कदा इसका नाम जो है आता रहता है। तो यहाँ के मानसेहरा के 2 शिलाखंडों को, जिसमें 1 से 8 और 9 से 12 लिखा हुआ है, उसको कनिंघम ने खोजा। उसके बाद 13 से 14 तक, 13 से 14 मतलब ये आखिरी वाले 13-14, इसको किसने खोजा था? तो पंजाब प्रांत के एक पुरातत्वविद ने, जो एक भारतीय था, तो उसने इसको खोजा था, नीचे वाला को। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। मतलब यहां पर ऐसे छोटे छोटे चट्टान में लिखा गया होगा, ये एक चट्टान हो गया, ये एक चट्टान हो गया। अब यहां पर यह भी ध्यान रखो कि चट्टान का आकार ऐसा सीधा ही नहीं होता था, ऐसा जैसा मेरा व्हाइट बोर्ड है, ऐसा सीधा नहीं होता था। वो आड़ा टेढ़ा कैसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था। तो मानसेहरा में ऐसे 3 शिलाखंडों में लिखा गया है। थोड़ा सा हम लोग इन दोनों के बारे में बता देता हूं आप लोगों को। तो ये जो मानसेहरा और शाहबाज गढ़ी है ना, ये पाकिस्तान, वर्तमान समय में इनकी स्थिति कहां पर है? पाकिस्तान में। और इन दोनों में जिस लिपि का प्रयोग किया गया है वो है खरोष्ठी लिपि। कौन सी लिपि है भाई? खरोष्ठी लिपि पूछा जाता है, खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि। और ये जो खरोष्ठी लिपि है ना, ये जो ग्रीक क्या बोलते हैं, जो ग्रीक अरमाइक जो भाषा है ना, हिंद यूनानी जो भाषा है, उस तरफ की जो भाषा है ग्रीक यूनानी भाषा, उससे काफी मिलती जुलती है, या फिर कहें उससे प्रभावित है ये खरोष्ठी लिपि। मैंने भाषा बोला क्या? लिपि। तो लिपि जो है ग्रीक अरमाइक, उन सब से काफी प्रभावित है। और ये कैसे लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं। तो पाकिस्तान से ये जो दोनों जो लेख मिले हैं, मानसेहरा और शाहबाज गढ़ी, वो इसी खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। जबकि हमारे भारत में शेष जो 6 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जो अभी मैं बताऊंगा, वो लिखा गया है ब्राह्मी लिपि में, जो लिखा जाता है बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। तो ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखना। पाकिस्तान वाले जो 2 हैं, मानसेहरा शाहबाज गढ़ी, खरोष्ठी में, और भारत वाले शेष 6 ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और ये लिपि किस तरह से लिखे जाते हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। ब्राह्मी बाएं से दाएं, खरोष्ठी दाएं से बाएं। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग शेष शिलालेखों के बारे में देख लेते हैं। अगला है कालसी, तीसरे नंबर में कालसी। कहां पर है ये? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। और उत्तराखंड में भी कहां पर? तो जो यमुना और जो टोंस नदी, यमुना और टोंस नदी के संगम पर कालसी नामक स्थान है। और वहां से जो है 1860 में फॉरेस्ट नामक एक पुरातत्वविद को ये प्राप्त हुआ। कब? 1860 में, फॉरेस्ट। ऐसे पूछा जाता है, खोजकर्ता का नाम भी, समय भी, तो ध्यान में रखिएगा। तो कालसी उत्तराखंड में है, 1860 में फॉरेस्ट नामक अधिकारी द्वारा इसको खोजा गया था। इसके बाद देखिएगा, अगला है आपका गिरनार, चौथे नंबर में गिरनार, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। गिरनार, गिरनार ये कहां पर है? गुजरात में है। अच्छा, गिरनार के निकट ही एक और स्थान है जूनागढ़। जूनागढ़ थोड़ा सा बड़ा एरिया है। तो जूनागढ़ के निकट गिरनार की पहाड़ियां हैं, और उसी गिरनार की पहाड़ी में अशोक का एक अभिलेख प्राप्त हुआ, जो कि जिसमें ये 14 प्रज्ञापत्र लिखे गए हैं। इसको खोजा किसने था? तो कर्नल टाड ने,
किसने खोजा था? कर्नल टाड ने 1822 में, 1822 में कर्नल टाड ने। और अशोक के ये जो वृहत शिलालेख है ना, उनमें से ये पहला लेख था जिसको खोजा गया था। बाकी तो अशोक के जो लेख है वो तो 1750 से ही मिलने शुरू हो गए थे, लेकिन जो 14 लेख वाले जो अभिलेख हैं अशोक के, वो 1822 में पहली बार खोजा गया था। वो था गिरनार, कर्नल टाड के द्वारा। अब देखिएगा, ये जो गिरनार है, जिसको जूनागढ़ अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, गिरनार के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जो गिरनार लेख है ना, ये सबसे ज्यादा सुरक्षित है। मतलब कि अशोक के ये जो 8 अभिलेख मिले हैं ना, जिसमें जो 14 आज्ञा लिखे हुए हैं, तो उनमें से जो गिरनार में मिला ये सबसे ज्यादा सुरक्षित है। मैंने बताया कि पत्थर पे खोद खोद के लिखते हैं, तो पत्थर पे लिखा हुआ या ऐसे खोदा हुआ समय के साथ जो है वो खराब भी हो सकता है, खंडित हो सकता है, पत्थर टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जितने भी अभिलेख मिले हैं उनमें से गिरनार जो है सबसे ज्यादा सुरक्षित अवस्था में प्राप्त हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे सुरक्षित अवस्था में प्राप्त हुआ है, तो ये जो है अपना गिरनार वाला लेख है, जो कि सबसे सुरक्षित अवस्था में प्राप्त हुआ है। और ये किस तरह से लिखा गया है, थोड़ा सा अलग टाइप से लिखा गया है, जो कि बाकी में नहीं है। देखो, मान लो ये शिलाखंड है, ये एक बड़ा सा चट्टान है, तो इसमें क्या किया गया है, बीच से एक लाइन खींचा गया है, बीच से एक लाइन खींचा गया है, और इस तरफ जो है ऐसे लिखा गया, ये हो गया आपका एक, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला, फिर इधर बाकी, तो ऐसे लिखा गया है। तो ये एकमात्र है, मतलब कि ये 2 भागों में बटा हुआ है, बीच से एक सीधी रेखा खींची गई है, तो ये एकमात्र इस टाइप का उदाहरण है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऐसा पूछा जा सकता है। अच्छा, ये जो गिरनार लेख जिस शिलाखंड में, जिस चट्टान में उत्कीर्ण है, वो काफी बड़ा था, तो उसमें काफी सारा स्थान बच गया रहा होगा, और उसी शिलाखंड में, उसी चट्टान में आगे चल करके शक महाक्षत्रप रुद्रदामन ने भी अपना लेख उत्कीर्ण करवाया था, जिससे सुदर्शन झील के निर्माण और पुनरुद्धार के बारे में पता चलता है ना। और रुद्रदामन का जो जूनागढ़ लेख था उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उसको देखिएगा, क्योंकि उससे भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अशोक के इसी गिरनार वाले लेख में, जिस शिलाखंड में लिखा गया है, उसी में रुद्रदामन का भी लेख मिलता है, और साथ ही साथ गुप्त शासक स्कंद गुप्त का भी लेख इसी गिरनार लेख में मिलता है। तो गिरनार में सबसे पहले अशोक, मतलब एक ही चट्टान रहा होगा, इतना बड़ा चट्टान रहा होगा, तो एक तरफ अशोक का लेख होगा, ऐसा मान लो, हाँ ऐसे ही चलिए, अशोक का लेख होगा एक तरफ जो है आपके रुद्रदामन का, एक तरफ आपके स्कंदवर्मन का, तो ऐसे ध्यान रखेंगे। तो गिरनार लेख में 3 शासकों के लेख, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, मैंने शायद स्कंदवर्मन बोला, वो अलग है, स्कंदगुप्त। तो ये था गिरनार अभिलेख, जो कि गुजरात में है, सौराष्ट्र क्षेत्र में पड़ता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एर्ररगुड़ी। एर्ररगुड़ी, एर्ररगुड़ी कहां पर है, तो आपके आंध्र प्रदेश में है एर्ररगुड़ी। कर्नूल, आंध्र प्रदेश में एक स्थान है कर्नूल, या इसको कुर्नूल भी लिखा जाता है मेरे ख्याल से। इसको खोजा गया था 1929 में, 1929 में इसको खोजा गया था कर्नूल लेक को, और इसको खोजने का श्रेय जाता है अनुघोष नामक पुरातत्ववेत्ता को। अनुघोष, तो 1929 में इसको खोजा गया था एर्ररगुड़ी को। और ये जो है ना एर्ररगुड़ी लेख, ये एकमात्र ऐसा लेख है जो बाएं से दाएं पढ़ा जाता है। मतलब इसको देखिएगा, जितने भी लेख हैं जो भारत से मिले हैं, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, चाहे गिरनार हो, कालसी हो, तो वो बाएं से दाएं लिखे गए हैं। कैसे लिखे गए हैं? बाएं से दाएं। लेकिन एर्ररगुड़ी लेख एकमात्र ऐसा है जो कि दाएं से बाएं लिखा गया है, दाएं से बाएं, ध्यान रखना इसको। ये पूछा जाता है क्योंकि अपने आप में थोड़ा सा ये जो है अलग चीज है। तो एर्ररगुड़ी, इसकी जो दिशा है, लिपि की दिशा दाएं से बाएं मिलती है। इसको अनुघोष ने खोजा था, ठीक है, ये चीज हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, ये जो लेख है ना 6 टीलाओं पर लिखा गया है, मतलब 6 छोटे छोटे जो चट्टान है उस पर लिखा गया है। ये 6 शिलाखंडों पर लिखा गया है, शिलाखंड या फिर कह लो टीले, 6 शिलाखंडों पर लिखा गया है। जो मैंने पहला वाला बताया मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी,
वो 2 शिलाखंडों में लिखा गया था। 12वां वाला लेख दूसरे शिलाखंड में था और जो दूसरा था मानसेरा वो 3 शिलाखंडों में लिखा गया था। तो जो एर्ररगुडी लेख है वो 6 शिलाखंडों में लिखा गया है। अच्छा, ये जो एर्ररगुडी है ना, यहीं से एक पृथक शिलालेख भी मिला है जो कि लघु शिलालेख है। उसका मैटर दूसरा है, उसमें जो है दूसरा विषय में बात कही गई है। बाकी ये जो 6 शिलाखंड है इसमें वही 14 लेख दिए हुए हैं। तो ये था आपका एर्ररगुडी अभिलेख। इसके बाद अगला है सोपारा। सोपारा जो कि थाना जिले में है। थाना आपका कहां पर है? महाराष्ट्र में। सोपारा कहां पर है? ये थाना। थाना कहां पर है? तो भैया महाराष्ट्र में है ना थाना। तो ये खंडित अवस्था में है, मतलब ये थोड़ा सा जो टूट फूट गया है। जैसे मैंने बताया पत्थर पे लिखा जाता था, समय के साथ पत्थर जो है खराब भी हो जाता है, टूट फूट होता है। तो 1882 में इसको खोजा गया था। कब? 1882 में। खंडित अवस्था में है और इस तरह का एकमात्र लेख है जो कि खंडित अवस्था में प्राप्त हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अशोक के बृहद शिलालेखों में से कौन सा लेख है जो कि खंडित अवस्था में प्राप्त हुआ है, टूट फूट गया होगा समय के साथ। अगला हम लोग देखते हैं 7वें नंबर पर। 7वां लेख है धौली। धौली जो कि पुरी जिला से प्राप्त हुआ है। धौली मतलब कि उड़ीसा। धौली कहां है? उड़ीसा में। पुरी कब मिला था ये? 1937 में। सॉरी 1937 की 1837। 1837 में मिला था ये। कीटो नामक एक इतिहासकार ने इसको खोजा था। 1837 कीटो। तो ये कहां से मिला है? धौली उड़ीसा के पुरी से। उड़ीसा के पुरी से। इसके बाद 8वें नंबर में है जौगढ़। जौगढ़ ये कहां पर है? ये भी उड़ीसा में है। ये भी उड़ीसा में है जौगढ़ भी। ये कहां पर है? तो गंजाम जिला में। गंजाम जिला में। और इसको खोजा गया था 1850 में वॉल्टर इलियट द्वारा। गंजाम एक स्थान है, एक जिला है गंजाम। 1850 खोज का वर्ष। वॉल्टर इलियट खोजकर्ता। वॉल्टर इलियट इसने इसको खोजा था 1850 में। अब देखिएगा इन दोनों के बारे में एक साथ बात करते हैं, धौली और जौगढ़ के बारे में। इनका जो स्थल है वो अलग अलग है। देखो धौली जो है पुरी में, दोनों उड़ीसा में है धौली और जौगढ़। और धौली जो है पुरी में है, 1837 में मिला, कीटो ने खोजा था। जौगढ़ जो है गंजाम में है जो कि 1850 में खोजा गया था वॉल्टर इलियट के द्वारा। इनके बारे में कुछ विशेष चीजें हम लोग जान लेते हैं। दोनों ही लेख तीन शिलाखंडों पर लिखे गए हैं, मतलब यहां पर भी कोई बड़ा शिलाखंड नहीं मिला होगा धौली और जौगढ़ में। तो दोनों जो हैं 3 शिलाखंडों में लिखा गया है। 3 शिलाखंड मतलब अलग अलग स्थान पर। देखिएगा धौली में 3 छोटे छोटे शिलाखंड, जौगढ़ में 3 छोटे छोटे शिलाखंड, और दोनों ही स्थान पे 14-14 पॉइंट लिखा गया है। तो दोनों ही शिलाखंड जो है 3-3 शिलाखंड पर लिखा गया है। जैसे ये 6 शिलाखंड में लिखा गया है एर्ररगुडी, तो वैसे ही ये जो है धौली में जो 14 शासनादेश है वो 3 शिलाखंडों में लिखा गया है। जौगढ़ में भी 14 शासनादेशों को 3 शिलाखंडों में लिखा गया है। बड़ा चट्टान नहीं मिला होगा तो छोटे छोटे में लिख दो। उसके बाद अगला है, दोनों ही शिलालेखों पर 11वें से 13वें तक का लेख नहीं लिखे गए हैं। देखो 11वां से 13वां, 11वें नंबर से लेकर के 13वां नंबर तक का जो लेख है वो इसमें नहीं मिलता है। ये चीजें ना सीधा पूछा जाता है, ध्यान में रखना। 11वें से 13वां, 11वें से जो 13वां लेख है वो इन दोनों में नहीं लिखा गया। 11वें नंबर से 11, 12 और 13, 11, 12 और 13 ये तीनों लेख जो है धौली और जौगढ़ में नहीं लिखा गया है। ध्यान रखना इस चीज को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों लेखों के स्थान पर 2 नए लेख दिए गए हैं। मतलब कि जो 11, 12 और 13वें नंबर का जो लेख है उनके स्थान पर 2 अलग से नए लेख लिखे गए हैं जो कि अन्य किसी भी अभिलेख में नहीं लिखे गए हैं। मतलब देखो ये जो 6 शिलालेख है ना धौली और जौगढ़ को छोड़ करके, जो शेष 6 शिलालेख हैं उन सब में
14 जो पॉइंट मैंने बताए वो सब सेम टू सेम लिखे गए, जैसे कि तैसे लिखे गए हैं। लेकिन धौली और जौगढ़ में मामला थोड़ा सा अलग हो जाता है। 1 से लेकर 10 तक सब दिया हुआ है, 1 से लेकर 10 तक सब वैसे का वैसे दिया हुआ है। लेकिन यहां पर जो है 11, 12 और 13वें नंबर का लेख नहीं मिलता है, 14वें नंबर का लेख मिलता है। और 11 और 12 नंबर के 11, 12 और 13 नंबर, इन तीनों लेखों के स्थान पर 2 नए लेख मिलते हैं धौली और जौगढ़ में, जो कि सिर्फ और सिर्फ धौली और जौगढ़ में ही दिए गए हैं, दूसरे में नहीं। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है इनमें से, अच्छा, इन दोनों लेखों को इसी कारण पृथक कलिंग लेख बोला जाता है। तो यहां पर जो 2 अलग से मैंने बताया 11, 12 और 13, इनके स्थान पर 2 नए लेख, 2 नए लेख। तो ये जो 2 नए लेख है ना, इनको पृथक कलिंग लेख बोला जाता है, पृथक कलिंग लेख, क्योंकि उस समय जो उड़ीसा है वो कलिंग के नाम से जाना जाता था, और धौली और जौगढ़ ये दोनों जो है कलिंग क्षेत्र में स्थापित किए गए थे। और अशोक द्वारा जब कलिंग को जीता गया तो उसके बाद ही इसको स्थापित किया गया होगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। धौली और जौगढ़ काफी बार पूछा गया है, कौन से लेख पृथक कलिंग लेख के रूप में जाने जाते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अच्छा, 13वें नंबर में ना कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है ना 13वें नंबर में, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। मतलब उसका जरूरत नहीं है भाई, लेख खुदवा रहा है। कलिंग वाले को तो पता ही है ना कि अशोक ने कलिंग को जीत लिया, ये तो मालूम ही है कलिंग वालों को। जबकि बाकी को बताना है, सोपारा जो महाराष्ट्र वाले को बताना है सोपारा में, आंध्र प्रदेश वाले को बताना है एररगुड़ी में, गिरनार गुजरात वाले को बताना है, उत्तराखंड में कालसी वहां वाले को बताना है कि भाई अशोक ने जो है कलिंग को भी जीत लिया है। लेकिन कलिंग वाले को तो पता है अशोक ने हमको जीत लिया है। तो 11, 12 और 13 ये जो है धौली और जौगढ़ में नहीं मिलता है, उसके स्थान पर 2 नए लेख मिलते हैं जिनको पृथक कलिंग लेख बोला जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये थे अशोक के 14 राजलेख या 14 क्या कहेंगे शासनादेश, या फिर 14 प्रज्ञापत्र या 14 वृहद लेख, जो कि वर्तमान में भारत के 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। हो सकता है कि सम्राट अशोक ने इनके अलावा और भी स्थानों पर इन 14 लेखों को उत्कीर्ण करवाया हो, जो कि अभी तक नहीं मिला हो, या फिर वो खराब हो गए होंगे, मिट्टी में दफन हो गए होंगे। जैसे जैसे शोध बढ़ता जाएगा और मिल भी सकता है। तो अभी तक जो है 8 मिले हुए हैं, इसको आप लोग ध्यान रखना है। तो ये जो है टोटल 14 लेख हैं जो कि ऐसे चट्टानों पर लिखे गए हैं। इस चीज को आप लोग समझिएगा। अधिकतर पुस्तकों में ना अशोक के 14 अभिलेख ऐसे भी देखने को मिलता है। ये 14 अभिलेख नहीं है, 14 लेख हैं, 14 लेख हैं जो कि ऐसे लिखा गया है। जैसे कि यहां पर एररगुड़ी में 6 शिलाखंडों पे वो 14 लेख लिखे गए हैं। इनमें 3-3 शिलाखंडों में लिखे गए हैं। गिरनार में बड़े से पत्थर में लिखा गया, इतना बड़ा कि आगे चल करके उसमें रुद्रदामन, स्कंदगुप्त उन्होंने भी अपना लेख खुदवाया। तो इस तरह से आपको इसको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अशोक का जो 12वें नंबर का लेख है, जिससे पता चलता है कि अशोक जो है सभी धर्मों का सम्मान करता है। एक मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है, ये आपके यूजीसी नेट में ही पूछा गया था। यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्जाम होता है, ये क्वेश्चन था कि किन मतलब कि धर्म सहिष्णु, मुझे क्वेश्चन ढंग से याद नहीं आ रहा है लेकिन आंसर मुझे पक्का याद है। आंसर है उसमें आपका अशोक और खारवेल। तो प्रश्न ये था कि निम्न किन शासकों का धार्मिक सहिष्णु होने का प्रमाण उनके अभिलेखों से प्राप्त होता है। तो देखिएगा, जो अशोक है उसके अभिलेख के 12वें वाला पॉइंट, उसमें पता चल रहा है कि अशोक जो है धार्मिक रूप से सहिष्णु है, सभी धर्मों का वो सम्मान करता है। ये उसके 12वें वाले लेख से पता चलता है। वहीं जो खारवेल है, कलिंग नरेश खारवेल, उसका जो हाथी गुंफा अभिलेख है उसमें भी पता चलता है कि वो जो है सभी संप्रदायों का, सभी धर्मों का सम्मान करता है। तो ये इस टाइप से चीजें जब भी मुझे पता चलती जाएगी आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। तो ये था अशोक के 14 वृहद शिलालेख में भी, हाँ 14 वृहद लेख, इसको शिलालेख नहीं बोलना चाहिए, लेख बोलना चाहिए ना, 14 वृहद लेख, 14 वृहद लेख, जो कि 8 स्थानों से प्राप्त हुआ है। तो यहां से भी जो है ना काफी सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये तमाम चीजें ना नॉर्मली किताबों में मिलती नहीं है। तो अगर आप लोगों को इस चीज की जरूरत थी तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, और कोई भी डाउट होता है तो मुझे कॉमेंट करके बताइएगा, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो यही समाप्त होता है। इसको जितना हो सके आप उतना शेयर करिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के
के वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।